बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं नावल जिसका नाम है इश्क की पहली मंजिल। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही ज़बरदस्त नावल्स मिलते हैं, टॉप क्लास के नावल। तो चलते हैं अपनी इश्क की मंजिल की तरफ। आज जबीन की कोठे पर इस लड़की की बोली लग रही थी जिसने सारी ज़िंदगी अपनी इज़्ज़ व नामूस की हिफाजत की। सब तमाशाइयों की निगाहें आने वाली लड़की पे थी जिसका एक बाजू जबीन ने सख्ती से पकड़ा हुआ था। तबले और ढोलकी की आवाज़ आना बंद हो गई थी। इसने इसे घसीटते हुए दरमियान में लाकर खड़ा कर दिया। मासूमियत इसके चेहरे से यहाँ थी। सब लोग इसे आंखें फाड़े देख रहे थे। इसके गिर लिपटा दुपट्टा महजबीन ने झटके से खींचकर दूर फेंक दिया। इसने बेबस नजरों से इस जलाद सिफ्त औरत को देखा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आंसू जमीन पर गिर रहे थे, मगर महजबीन ने अपनी उंगलियां इसके बाजू में बॉस कर दी। शुरू करें, बोली। इसकी मकरू आवाज़ गूंजी। 2 लाख एक खरीदार की आवाज़। 5-7 लोग बढ़ चढ़ के इसकी कीमत लगा रहे थे। इसके वजूद पर लरज़ी तारी होगी। इसने सख्ती से आंखें मीच ली। नहीं अल्लाह, अल्लाह पाक, इस जिल्लत की ज़िंदगी से बेहतर है आप मुझे मौत दे दें। मैं ये ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे इज़्ज़त की मौत दे दें। इन बेड़ियों से बचा लें मुझे, मैं ये सब नहीं सह सकती। मुझे इस मुश्किल में अकेला न छोड़ें। आप तो शेरक से भी ज़्यादा करीब हैं मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करें, मुझे यहाँ से बचा लें। आंसू इसकी आंखों से निकल कर कारपेट में जज़ब हो रहे थे। इसका झुका हुआ सर कुछ और झुक गया। वहां बैठे तमाम इज्जतदार लोग इस अनमोल लड़की का मोल लगाने में एक दूसरे से बढ़ रहे थे, लेकिन वह साग बैठा इसके लरसते हाथों की पश्त पर गिरते आंसू देख रहा था। ये नहीं था कि इसने कभी किसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, लेकिन इस लड़की के में कुछ और था, और सबसे मुनफरद थी। 10 लाख एक और तमाशाई आवाज़ आई। महजबीन की बाजें खुली। इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसे सबसे बेखबर वटा जब तक इसको देख रहा था। महजबीन ने चारों तरफ देख के गिनती शुरू की। 10 लाख एक जी, अल्लाह जी प्लीज़ मुझे बचा ले। वो आंखें मन किए वो अल्लाह से को पुकार रही थी। 10 लाख दो, इसकी सादे मदम होगी। नहीं अल्लाह नहीं, प्लीज़ 50 लाख। सारे मजमे की खामोशी को इस शख्स की सर दबाते तोड़ा। 1000 बार कहा है जल्दी उठा करो, देर से तक सोने रहने से बेबरकती होती है, मगर मजाल है जो तेरे कान पर जूं तक रिंग जाए। कोई डोल भी पीटे तब भी तेरी आंख नहीं खुलती। पता नहीं कौन से घोड़े बेचकर सोती हो। कल से हरगिज नहीं उठाना मैंने, चाहे सोती रहना दोपहर तक। लोगों की बेटियां होती हैं, सारे का सारा घर संभाल लेती हैं, माओं को फिक्र ही नहीं होती। और एक तुम हो, सूरज सर पर आ जाए मगर तुम्हारी नींद ही नहीं टूटती। अम्मा हस्ब मामूल इसे डांट रही थी और वो चुपचाप डांट खाते हुए तेजी से नाश्ता कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता खाओ, उठाने नहीं लगी हूँ मैं तुम्हारे आगे से। अम्मा ने गुस्से से इसे देखा। नहीं अम्मा, वैन आ जाए है, लेट हो जाऊंगी मैं, अभी बुक्स भी रखनी है। इसके बस इतना कहने की देर थी, अम्मा फिर से शुरू होगी। हाँ तो किसने कहा था आधी दोपहर तक सोती रहा कर? कितनी बार कहा है रात को हर चीज़ तैयार करके रखा करो, पर तुझे असर होता अपना। तू कहती होगी माँ का क्या है, बोलती है तो बोलती रहे। एक तो नकम्मी कम थी कि 2 और मेरे घर में आ गई हैं। अम्मा ने भाभीियों को घर से कमरे से बाहर आता देखे कहा। भाभी वहीं से मुंह बनाती हुई पलट गई। बस कर देना अम्मा, पक्का आइंदा जल्दी उठूंगी। इसने अम्मा के गले में बाजू हमायल करते हुए प्यार से कहा। चल जल्दी कर, तैयार हो जा, फिर शोर मचाते फिरेगी। अम्मा ने नाश्ते के बर्तन समेटते हुए कहा। फौरन से तैयार होने चल दी। वैन का वैसल सुनते ही वो चादर उठाकर बाहर आई। अच्छा अम्मा, मैं जा रही हूँ, अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ने गेट से बाहर निकलते हुए अल्लाह हाफ़िज़। अम्मा ने इस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर फूंकी। कुछ दिन से इनका दिल हो रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। अजीब से वहम हर वक्त गरे रखते थे। अदन जब तक घर से बाहर रहती इनका दिल मुख्तलिफ खदशात में घिरा रहता। अब इसे जाता देखकर इन्हें फिर से बेचैनी लग गई। अल्लाह की अमान में इन्होंने एक बार फिर दूर जाती वैन को देखा। मोहम्मद आलम के सिर्फ 2 ही बेटे थे, नवाब आलम और मीर आलम। नवाब आलम जितने फरमादार और सुलझे हुए इंसान थे, मीर आलम इतने ही नाफरमान और शैतानी सिफ्त के हामिल थे। मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होने के बावजूद दोनों भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। इन दोनों की शादियों के बाद मोहम्मद आलम ने तमाम ज़मीनें और जायदाद इनमें आधी आधी तकसीम कर दी। चुनाचे वो दोनों अपनी अपनी फैमिलीज़ के हमरा अलग घरों में शिफ्ट हो गए। नवाब आलम की 3 बच्चे अब्दुल्ला, हैदर और अदन, जबकि मीर आलम के 4 बेटे थे और चारों ही आवारा, सिफ्त और गठिया मशाइल के दलदल थे। नवाब आलम की जितनी कदर व मंजिलत थी, मीर आलम गांव की इतनी ही नापसंदीदा शख्सियत थी।
आए दिन लड़ाई फसाद, जमीनी झगड़े, लोगों की बेटियों को बिला वजह तंग करना, बहुत सी हरकतों की वजह से सिर्फ यही खानदान होता था। इनकी गलत हरकतों की वजह से गांव वाले मिलकर इन्हें गांव से निकाल जाने पर मजबूर कर दिया। वीर आलम को दचका इस वक्त लगा जब पंचायत के इस फैसले में नवाब आलम भी शामिल था। वो इस वक्त अपने तीनों दोस्तों के हमरा क्लब के सीढ़ी पर बैठा विक्सी के गोट पर घूंट पी रहा था। अंदर चल ना, तू इधर ही बैठ गया। अहमद ने इसे सीढ़ी पर बैठा देख कहा, नो आई एम ओके। इसने एक और घूंट भरकर कहा। इसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता सुर हो रही थी, लेकिन नजरें अब भी आने जाने वाले लोगों पर मजबूर थी। वो चारों वहां आने वाले लोगों पर अपना अपना तबसरा करते हुए बेहंगामा कह लगा रहे थे। फरा ने मेरा दिमाग चाट ली है तेरे पूछ पूछ कर। अहमद ने दूसरी बोतल इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो हेर, जहर लगती है मुझे ऐसी लड़की। इसने दूसरी बोतल भी मुंह को लगा दी। तो तुझे शहद कौन सी लगती है ये भी बता दे, अरसल ने बेढंगे अंदाज में हंसते हुए कहा। लेकिन दूसरी बोतल से सिर्फ चंद घूंट लेने के बाद ही वो जवाब देने से कासर था। ये शहर की एलीट क्लास के बिगड़े हुए नवाबजादे थे, इन तमाम खूबियों से लबरेज जो अपर क्लास के स्टॉप के किसी भी लड़के में हो सकती हैं। इस वक्त वो नशे में दो इर्द गिर्द से गाफल क्लब की सीढ़ियों पर गिरे पड़े थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉरी मैं आई लेट हो गया। दाइम ने डाइनिंग टेबल की चेयर घसीटते हुए कहा। इट्स ओके बेटा, हम आती हैं। तलाल अहमद की बात और वो बेतिसी निकाल कर नाश्ते की तरफ मुतवज्जह हो गया। दाइम आए, मुझे समिया की तरफ जाने हैं। कुछ देर बाद सारे ने कहा, तो चली जाए मम्मी, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इसने लापरवाही से कहा, पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलोगे। नेहा को शॉपिंग करवानी है और इतने दिन से तुम इसकी तरफ नहीं गए। आहर में कहते रहे वह तुम्हारी, कुछ तो ख्याल किया करो। प्लीज़ मॉम, यू नो मुझे इन फजूल कामों में कोई दिलचस्पी नहीं। मंगनी का मतलब ये तो नहीं है कि मैं इसके पल्लों से ही लग कर बैठ जाऊँ। मैं अपनी ही मसरूफियात है, ये काम आप ही को मुबारक हो। इसने बदतमीजी से जवाब दिया। जानती हूँ मैं अच्छे से तुम्हारी मसरूफियात को। इन्होंने दांत पिसे वेरी हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसने अब भी वेले वाले अंदाज में कहा, जस्ट शट अप, तमीज से बात किया करो मेरे साथ। सारा का दिमाग घूम गया। कूल डाउन प्लीज, क्या हो गया है आप दोनों को। तलाल अहमद जो नाश्ता करते माँ बेटे को तकरार सुन रहे थे, एकदम दरमियान में बोले, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, आपके बेटे का ही दिमाग सातवें आसमानों पर है। इसी से पूछें क्या हुआ है इसे। सारा ने गुस्से से कहा, मम्मी आप सुकून से बैठे, मैं उठ कर चला जाता हूँ। वो चाय का कप टेबल पर चटक कर बाहर निकल गया। क्या करती हैं आप, बच्चा नहीं है, वो बड़ा हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा सब कुछ। हर वक्त इसके पीछे मत पड़ा रहा करें। तलाल ने धामल से इन्हें समझाया। तभी बाहर से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई। मैं भी यही कह रही हूँ, बच्चा नहीं है, वो स्टडी कंप्लीट है इसकी। जानते भी हैं आजकल किन लोगों में उठ बैठ रहा है, वो क्या मसरूफियात है इसकी। सारा ने परेशानी से तलाल साहब को देखा। डू नॉट वरी, इस उम्र में औलाद ऐसी ही होती है, करने दें जो करता है, समझ जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने लापरवाही से सचेट कर, समझ जाएगा नहीं, आप समझाएं इसे। कल से अपने साथ ऑफिस लेके जाएं, जिम्मेदारी जब सर पर पड़ेगी तब ही अकल ठिकाने आएगी। सारा ने फिर से जोर दिया। ओके ओके, जस्ट रिलैक्स, बात करूंगा मैं इससे। उन्होंने आराम से इनकी बात सुनकर सारा भी खामोश हो गई, जो जूस पीने लगी। शारदा, आज वो गाड़ी फिर हमारे पीछे कर रही है। अदन ने तशवीश से शारदा को देखा। हाँ देखा था मैंने यार। हैरत वाली बात यह है कि हर कौन है इतना फारूक जो 2 माह से हमारी वेन का पीछा कर रहा है। ऐसी भी क्या दिलचस्पी कोई बात है तो क्लियर करें, इस तरह पीछे करने की क्या दुर्बंदी है। शारदा ने वीर वर्षान से कहा, ना वो तुम्हें तो पता है, गांव में छोटी सी बात कभी बतंगड़ बन जाते हैं, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। अदन की परेशानी किसी दौर कम नहीं हो रही थी। छोड़ भी, अच्छा है ना हमें एक बॉडीगार्ड मिल गया, वो भी मुफ्त में। हानि की बात और दोनों हंस पड़ी। छुट्टी के बाद जब वो सब वैन में आकर बैठी तो वैन के चलने के कुछ देर बाद ही कहीं से ग्रे करोला नमदार हो गई। उफ क्या मुसीबत, ऐसे कोई और काम नहीं क्या। शारदा ने गुस्से से पीछे आती कार को देखा। दफा करो, हमें क्या, और जो मर्जी करे, हमारा पाबंद थोड़ी है वो। अंदर से तो अदन का दिल भी काम रहा था, मगर बज़ाहिर इसने मजबूती से कहा। सबसे ज्यादा टेंशन भी इसी ही की थी कि इसका घर ही सबसे आहर में आता था और वह कार अक्सर गांव से बाहर ही मुड़ जाती, मगर बाज़ औक़ात वदन के वैन से उतरने के बाद ही वापस जाती। अब भी वो परेशानी से शीशे से बाहर नजर आने वाले दौड़ते मनाजर को देख रही थी कि अचानक वह कार बिल्कुल वैन के बराबर आ गई। इसने चूम कर अंदर बैठे शख्स को देखा। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और जन से गाड़ी आगे भगा कर लगी। इसकी सिर्फ आंखों से पता चला कि वो मुस्कुराया है, आंखों के अलावा सारा चेहरे पर मास्क था। कौन हो सकता है ये। इसके मुस्कुराने पर वो जी जान से काम गई। ये मेरी तरफ ही क्यों देख रहा था, मैं तो इसे जानती तक नहीं हूँ अब तक। इसकी कैफियत में देख, शुक्र है मुसीबत टली। हानी ने गाड़ी को आगे जाते देखा। कहा, अदन क्या हुआ, तुम्हारा रंग क्यों पीला हो रहा है। नहीं नहीं, मैं तो ठीक हूँ। इसने मुंह पर हाथ फेरकर खुद को नॉर्मल किया। कौन था वो, 2 माह से क्यों पीछा कर रहा है, हर चाहता क्या है वो। इसके हाथ पर अब भी कांप रहे थे। घर पहुंचने तक वो इसी हालत में रही।
अदन क्या बात है, तबीयत तो ठीक है तेरी, जब से आई हो इसी तरह लेटी हुई हो, कोई मसला है क्या? शाम तक जब वो गायब दिमाग रही तो अम्मा ने कहा नहीं अम्मा बस सर में दर्द है, इसलिए इसने वक्ती बहाना बनाकर इन्हें टाल दिया। लेकिन अगले रोज जब वह फिर गसमंदी से बैठी थी तो अम्मा ने तशवीश से इसे देखा। तो बताती क्यों नहीं है, क्या हुआ तुझे? कॉलेज भी नहीं गई आज? सब ठीक तो है? वो तो कभी बीमारी में भी छुट्टी नहीं करती थी, तो फिर आज? अम्मा का परेशान होना वजह था। ठीक हूँ मैं अम्मा, बस दिल नहीं कर रहा जाने को बेटा। अगर चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए बेटा, औलाद चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, माँ बाप जितना तजर्बा कभी हासिल नहीं कर सकती। कोई मसले है तो बताना ना, तो मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएगी तो किससे कहेगी? चल बता क्या बात है? कल से मैं देख रही हूँ जब से तू आई है परेशान है, किसी ने कुछ कहा है क्या? उफ़ो माँ, आपकी तो सीआईडी वाली नज़र है। कुछ नहीं हुआ मुझे, बस बोर हो गई हूँ रोज़ रोज़ जाकर, इसीलिए सोच रही हूँ 2-4 छुट्टियाँ कर लूँ। स्टडी का बर्डन में है और कुछ नहीं। हवा इतनी बड़ी टेंशन नहीं ले। वो हंसते हुए इनकी गोद में सर रख लेट के अम्मा के अंदर तक उतर जाने वाली नज़रों से वो वाकई घबरा गई थी। मेरा तो जी में आया कि सब कुछ इन्हें बता दे, मगर अम्मा को बताने का मतलब कॉलेज से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी था। वो तो इसके मुकाबले में हद से ज़्यादा मुहताज थी। इसका ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। अब वो घर बैठकर भी सारी मेहनत पर पानी नहीं फेर सकती थी। हाँ, वो अभी कुछ दिन कॉलेज नहीं जाएगी, हो सकता है सब ठीक हो जाए। अम्मा की गोद में सर रखे सोच रही थी, मैं टेंशन नहीं लूंगी तो कौन परवाह करेगा तेरी? बस एक बात याद रखना, माँ बाप से कभी कुछ नहीं छिपाते। वो उम्र के जिस भी हिस्से में पहुंच जाएं, इनके पास औलाद के हर मसले का हल होता है। एक बार वालिदैन का साया सर से उठ जाए तो कहीं जाए पनाह नहीं मिलती। वो इसके कबालों में हाथ फेरते हुए समझा रही थी। अम्मा की बातों से लग रहा था कि वो मुतमिन नहीं हुई, मगर फिर भी उन्होंने दोबारा नहीं करी। दाइम तुम्हारी मम्मी के दांत बहुत परेशान है तुम्हारी वजह से। तलाल ने रिमोट से चैनल चेंज करते हुए कहा। अच्छा वो क्यों? वो मोबाइल छोड़कर बाप की तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम अब फ्री हो तो कल से ऑफिस ज्वाइन करो। ओ नो डैड, मुझे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। तो तुम्हें इंटरेस्ट किस चीज़ में है वही बता दो, जो काम भी कहीं तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता। चाहे कि क्या आहर जाते क्या हो आहर तुम? सारा हर बात के जवाब में इसकी ना से तंग आ चुकी थी। आप चुप करें, मैं बात कर रहा हूँ ना। तलाल अहमद ने फौरन मुदाखलत की। अच्छा तो आप मम्मी ने बटी पढ़ाई है? इसने मुंह पर हाथ फेरते हुए बाप की तरफ देखा। तलाल कहकर लगाकर हंस पड़ा। गलत नहीं कहा मैंने कुछ भी, माँ हूँ मैं, तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। वह खुनखार नजरों से इसे देखती हुई बोली, इलेक्शन सर पर है, मैं ऑफिस को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। सो तुम अब ऑफिस ज्वाइन करो, बल्कि ऐसे करो अपनी कंपनी को ही देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत मांग है इसकी प्रोडक्ट्स की। फिलहाल तो सब कुछ मैनेजर पर छोड़ा हुआ है, मगर कब तक? इसे खुद देखो। सबसे पहले तो मशीनरी रिकवर करवाओ, नई टेक्सटेंस को फॉलो करो, स्टाफ में चेंजिंग करनी है तो वो भी करो। इस फुल टाइम दो तो वो डबल प्रॉफिट देगी। इसका मतलब है आपने मम्मी की बात लाजिम मानी है। इसने बेचारगी सी शक्ल बनाकर कहा। जाहिर है यार, वापस तो घर ही आना होता है। तलाल ने आस्तिकी से कहा। वो दोनों कह लगाकर हंस पड़े। हालांकि मैं जानता था आप मुझे थोड़ा और टाइम देते, अभी तो मैं ठीक से एंजॉय भी नहीं कर सकता। नो 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 मोर टाइम। अभी एक्टिविटीज को कम करो, कल से तुम ज्वाइन कर रहे हो। मैनेजर तुम्हें हर चीज़ समझा देगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, मगर सिर्फ इलेक्शन होने तक। इसके बाद आप अपना काम खुद संभालेंगे। इसने भी लगे हाथ शर्ट रख दिया। हाँ हाँ ठीक है, तलाल ने सर हिलाया। इसे माता देखकर सारा ने भी सुकून का सांस लिया। इन बाप बेटे में बला की अंडरस्टैंडिंग थी। वो शुरू से ही तलाल के ज़्यादा करीब था, मगर सारा से इसकी इतनी नहीं बनती थी कि वो हर वक्त रोक टोक करती रहती थी। हाई स्टडी से ताल्लुक रखने के बावजूद भी इनके अंदर वही टिपिकल खातून थी, अपने शोहर और बच्चों से मोहब्बत करने वाली, हर दम इनके परेशान। और वो खुद एक एनजीओ चला रही थी। ज़्यादातर वक्त घर से बाहर ही गुजरता, मगर फिर भी बच्चों के मामले में इन्होंने कभी भूल चूक नहीं की। दाइम के मुतालिक आजकल कुछ अच्छी खबरें नहीं मिल रही थी, तभी इनकी परेशानी में इजाफा हो रहा था। हालांकि बाकी सबके नज़दीक ये कल्चर का हिस्सा था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो अपने बच्चों को आइडियल बनाना चाहती थी। इसलिए इन्होंने तलाल के जहन में दाइम को ऑफिस ले जाने का ख्याल डाला। तलाल अहमद एक जाने मानी इंडस्ट्री और नामूर सियासतदान थे। इनके 4 बच्चे थे, रेयान, अनाया, सारम और दाइम। रेयान और अनाया दोनों शादीशुदा थे। शादी के बाद रेयान कराची, जबकि अनाया अपने शोहर के साथ इंग्लैंड में सेटल थी। सारम इंग्लैंड में अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहा था, जबकि रेयान बाप के साथ मिलकर बिजनेस को वसी से वसी तरह कर रहा था। अभी वो कराची में बिजनेस सेट करने की वजह से खुद भी वहीं सेटल हो गया। दाइम इनका सबसे छोटा और लाडला बेटा था। सारा चाहती थी कि वो भी सारम की तरह बाहर से ही डिग्री लेकर आए, मगर वो दाइम था हर मामले में अपनी मर्जी करने वाला। इसने यही रहकर पढ़ने को तरजीह दी और तलाल के हमेशा की तरह इसका साथ था। आज सारम वापस आ रहा था शाम की फ्लाइट से।
سارا نے اسے اطلاع دی۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیوں گھر آ رہا ہے؟ وہ پابندی ہے اس کے آنے پر؟ اوف ممی، آپ تو میری ہر بات کو الٹا سمجھتی ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ رہے، کچھ دنوں کے لیے؟ یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ گھر ہی نہ آئے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، ابھی اس کے چند تھریڈس رہتے ہیں تو پھر بھی وہ ہمیشہ کے لیے آنے گا۔ لیکن تم اپنے آفس کو اس حوالے کرنے کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، اپنا کام خود سنبھالو۔ کیوں؟ میں کیوں دوں گا اس کو؟ آئی کین رن اٹ آن مائی بھی ہاف۔ انگلی اٹھا کر چین گھماتا ہوا باہر کی طرف اگلا۔ سارم اس کی گاڑی جبتی تھی، وہ جو بھی کہتا سارم ڈیڈی کی طرح اس کی ہر بار مانتا۔ اب بھی اس نے یہی سوچا تھا کہ سارم کے آتے ہی وہ آفس سے اس کے حوالے کر کے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جائے گا، مگر ممی نے ایک بار پھر اس کے ساری خوش فہمیوں پر پانی پھیر دیا۔ رات کی اس پیر وہ اپنے دوستوں کے ہمراہ سڑک پر آوارہ گردی کر رہا تھا کہ آج ارسلان کیوں نہیں آئے۔ اس نے چیگم منہ میں ڈالتے ہوئے باقی دونوں سے پوچھا، اس کا ٹھکانہ گرلز کالج ہے، میرا تو خیال ہے وہ رات کو بھی وہیں کھڑا رہتا ہے۔ احمد اس کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا، تبھی اس کے موبائل کی بیل ہوئی۔ ہیلو، ہاں لو، وہ میرے سامنے ہی ہے، بہود ہی اس سے بات کر لو۔ احمد نے موبائل اس کی طرف، اس نے ابشر سے فون پکڑ کر کان سے لگایا۔ ہیلو، کیا جواب میں؟ نفسانی آواز سن کر اس کے فون کان سے ہٹا کر اسکرین پر موجود نام دیکھتے ہی ماتھے پر بیل پڑی گی۔ اس نے فون کاٹ کر واپس احمد کی طرف اچھایا۔ تجھے کون سی آگ لگی ہے جو پہلی بار میں ہی میرے متعلق ساری انفارمیشن اسے دے دی؟ عجیب بلا پیچھے پڑ گئی ہے، احمد نے جواب میں ہنستے ہوئے موبائل کھینچ کیا تو اس کا فون کیوں نہیں اٹھایا؟ وہ بیچاری ہمیشہ یہی کہتی ہے، میں جب بھی اسے فون کروں اس کا نمبر آگے سے مصروفی ہوتا ہے، میں نے اس کا نمبر بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں کے منہ سے ہنسی کے فوارے پھوٹ گئے۔ ویسے ایک بات تو ہے، ہل تو بھی گیا ہے وہاں جا کر شارک نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، ظاہر ہے کوئی بھی نارمل انسان پہلی بار وہاں پر جائے تو ایک بار پاگل تو ضرور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کب جانے کا ارادہ ہے؟ سارا نے پوچھا۔ فی الحال تو موڈ ہی نہیں، ٹائم پھر کبھی دیکھیں گے، چل جیسے تیری مرضی، جب موڈ ہو تو بتانا۔ دونوں اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ آج وہ ایک ہفتے بعد کالج آئی تھی اور اب سب سے نوٹس اکٹھے کرنے میں مگن تھی۔ عدن، میرے ساتھ بازار تک چلو، مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، ابھی چھٹی میں کافی ٹائم تھا۔ جب شاہدہ نے اسے کہا، ہرگز نہیں، پاگل ہو گئی ہو یا؟ اماں سے جوتے کھانے کا کوئی شوق نہیں مجھے، پلیز یار، مجھے کچھ چیزیں لینی ہیں ارجنٹ، ہم وین کے آنے سے پہلے واپس آ جائیں گے، پلیز منع مت کرنا۔ مگر پلیز نہ، منع نہیں کرو، وہ ہانی کی بچی بھی نہیں جا رہی، اب کس کے ساتھ جاؤں میں؟ اچھا تو پھر وین کے آنے سے پہلے ہی آنا، دیر بالکل نہیں۔ کچھ پیش و پیش کے بعد وہ بالآخر راضی ہوگی۔ چادر اوڑھنے کے بعد وہ اس کے ہمراہ چل دی۔ سڑک پر تیز سے چلتے عجیب سا احساس ہونے پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی۔ اس نے فوراً شاہزادہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لی۔ کیا ہوا؟ وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ شاہزادہ نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ پھر خاموشی سے دوبارہ چلنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم بول کیوں نہیں رہی؟ عدن، تم لوگوں نے فیملی ایشوز کو تو نہیں جڑ رہے کسی کے ساتھ؟ کوئی دشمنی کا کیا مطلب؟ اس نے حیران نظروں سے شاہزادہ کو دیکھا۔ تو پچھلے ایک ہفتے کالج نہیں آیا تو پورے ایک ہفتے ہی اس گاڑی نے بھی وین کا پیچھے نہیں کیا، مگر آج ہی یہ گاڑی پھر سے جٹ سیٹ۔ شاہزادہ، تم تو مجھے ایسا سمجھتی ہو؟ نہیں یار، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں نے اس لیے پوچھا تو کوئی فیملی ایشو تو نہیں کسی کے ساتھ؟ اس کے دماغ میں جگڑ چلنے لگے۔ ہماری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہو تو پھر یہ کون ہے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ اسی کے پیچھے آتا تھا۔ خوف نے چاروں طرف سے اسے اپنی لپٹ میں لے لیا۔ شاہزادہ، واپس چلو، مجھے بازار نہیں جانا ہے۔ اب اسے احساس ہوا کالج سے نکل کر اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ پلیز یار، اب ہم اتنے آگے ہیں، وہ سامنے کی تو شاپ ہے، بس 10 منٹ لگیں گے۔ وہ اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھامتے ہوئے تیز سے چلنے لگی۔ ایک بار پھر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن اب وہ گاڑی وہاں نہیں تھی۔ دکان کے اندر داخل ہو کر ہی اس نے سانس بحال کی۔ شاہزادہ اپنے لیے چیزیں پسند کر رہی تھی مگر وہ غائب دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کون ہو سکتے ہیں؟ کیوں آتے ہیں پیچھے؟ مجھے اماں کو سب بتا دینا چاہیے۔ ہاں، آج جا کر میں اماں کو سب بتا دوں گی، پھر بابا خود ہی سارے معاملے سے نمٹ لیں گے۔ وہ کھڑی سوچ رہی تھی کہ شاہزادہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ چلو، ہاں ہوگی شاپنگ، ہاں چلو۔ وہ دکان سے باہر نکلی۔ پریشان مت ہو تم، انکل سے بات کرنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ کہاں گیا؟ ادھر ہی تو تھا۔ وہ شاپروں کو ایک دوسرے سے مت کرو۔ نو، اب کیا کروں یار، وہ ریڈ بیگ تو وہیں پر رہ گیا۔ اس نے افسوس سے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دھیان کہاں تھا تمہارا؟ اب پھر واپس جانا پڑے گا، اگر وین آ گئی تو سوری یار، وہ پیچھے ہی تو ہے دکان میں، ابھی لائی۔ ایک منٹ۔ وہ دوڑتے ہوئے واپس اسی دکان میں گھس گئی۔ عدن وہیں سڑک پر کھڑی پیچھے مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم مس عدن، نواب عالم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا۔ کون ہو تم؟ وہ بدک کر 2 قدم پیچھے، یہ بھی پتہ چل جائے گا، اتنی جلدی کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے اسے بازو سے پکڑ کر
बांस पड़ी कार की जानम घसीटा। छोड़ो छोड़ो मुझे, कौन हो तुम, कहाँ लेके जा रहे हो, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ। वो चीखती हुई लोगों को मदद के लिए पुकार रही थी। छोड़ दो इसे, कौन हो तुम और कहाँ लेके जा रहे हैं। इर्द गिर्द को लोग ये मंजर देखकर इकट्ठे हो गए। इनमें से फौरन एक आगे बढ़ा मगर सामने वाले के पास रेवल देखते ही इसकी जुबान बंद। 1 मिनट के अंदर अंदर दफा हो जाओ सब यहाँ से, वरना इधर ही भून दूंगा। इसने रिवॉल्वर का रुख इन दो लोगों की जानब किया। 2 सेकंड में ही वहाँ हर कोई गायब हो गया। इसने धक्का देकर अदन को गाड़ी के अंदर डाला। अंदर बैठी औरत ने फौरन इसके नाक पर रुमाल रख दिया। बेहोश होने से पहले आखिरी चीज जो इसकी नजर में आई थी वो इस मार्क्स वाले का चेहरा था। आज इसका ऑफिस में पहला दिन था। दोपहर तक वो मैनेजर के साथ ही सर खपाता रहा, पर हाथ पर भी पलटने पड़ा। उफ, डेट कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। अब मैनेजर के जाने के बाद वो रिलैक्स हुआ था तो कोई बेधड़का दरवाजा खोल के आ गया। वाह भाई वाह, क्या ठाट बाट है, लगते है बच्चा राज पर आ गया। आने वाले को देखकर इसकी पूरी आंखें खुल गई। व्हाट, आज प्रेजेंट सरप्राइज कब आया, तू बताया तक नहीं यार। वो अली से मिलते हुए भी अपना खुशी हरे से मिले जुले तासरात के साथ कह रहा था। परसों ही आए हो, आज तुझसे मिलने चला है। कब से ज्वाइन किया ऑफिस, क्यों अंकल का बिजनेस डुबोने का इरादा है। डैडी के जोर देने पर ही आया हूँ, वरना मुझे रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं। अली इसका बेस्ट फ्रेंड था तो उन्होंने इकट्ठे ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन के बाद वो हायर स्टडी के लिए बाहर चला गया, लेकिन फिर भी इन दोनों की दोस्ती में कोई फर्क नहीं है। अली के साथ इसकी फैमिली टर्मिनल्स में भी थी। आज फिर इतने सालों बाद वो इसके सामने था। चल उठ, कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हारे चक्कर में नच भी गोल हो गया। ओके, घर में सब कैसे, सब ठीक है। सारे माया हुआ है, कल से वो बातें करते इसके हमरा ऑफिस से बाहर निकल गया। अभी तक अदन नहीं आई, मेरा दिल हो रहा है, इतनी देर क्यों, कोई बात है। हम नहीं अम्मा, आ जाएगी, देर सफर हो जाती है, पहले तो इस वक्त आ जाती, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आई। आज इतने दिनों बाद वो गई है, जाहिर है जो हर्ज हुआ है वो भी तो पूरा करना है। भाभी की तसल्ली पर भी अम्मा का दिल कांपने लगा। इनकी निगाह बार बार गेट से होकर पलट आती। गड़ी सुइयां आहिस्ता आहिस्ता आगे सड़क रही थी, मगर अदन को नहीं आना था, सब वो नहीं आई। अब तो भाभी को भी बाकायदा परेशानी होने लगी। अम्मा चले पीर की बिल्ली की तरह जले पैर की बिल्ली की तरह सहन में चक्कर काट रही थी। इतने में बाबा और अब्दुल्ला भी आ गए घर। अदन अभी तक घर नहीं आई। अम्मा बाबा को देखती ही पलक कर पड़ी। क्या वो छुट्टी होने को तो 4 घंटे हो गए हैं, अब तक क्यों नहीं आए। वैन कब तक की अगर वापस जा चुकी है, अम्मा ने रोते हुए बताया। अब्दुल्ला गाड़ी निकालो फौरन, बाबा ने कांपती आवाज में कहा। अब्दुल्ला ने फौरन गाड़ी निकाली। इनको रहा अदन के कॉलेज की तरफ। कहाँ जा सकती है वो, ऐसे तो रास्ता तक तो ठीक से इल्म नहीं, खुदा न करे कुछ गलत ना हो गया। अम्मा के दिल में हर तरह के वाम उठाने लगा। न करें अम्मा, बस दुआ करें वो बहरियत आफियत घर पहुंच जाए। बड़ी की निस्बत छोटी भाभी अम्मा के ज्यादा करीब थी। अल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना, इसे अपने हिफ्ज़ ईमान में रखना। वो जाने माँ से बैठी रब की हुजूर गड़गड़ा रही थी। शाम हो चुकी थी। अब्दुल्ला और बाबा अब तक वापस नहीं आते। अम्मा की आंखें एक पल भी न सूखी। ईशा के बाद गाड़ी वैसल सुनते ही वोट खड़ी है। बाबा थके कदमों से सहन में रखी चारपाई पर आ बैठे। क्या हुआ, कुछ पता चला। कहाँ है अदन, आप इसे साथ क्यों नहीं लाए। अम्मा बिकराई से इनकी तरफ, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे, मेरा दिल बैठ जा रहा है। खुदा के लिए कुछ तो बताएं, कहाँ है मेरी बच्ची। हमने सारा कॉलेज छान मारा, मगर वहाँ सवाए चौकीदार के और कोई नहीं मिला। अदन के सिलसिले दिखाने पर इसने बताया कि छुट्टी से पहले इसने किसी लड़की के साथ इसे बाहर जाता देखा था। सारे अस्पताल में चेक कराए हैं, कहीं कुछ नहीं पता चला। अब्दुल्ला ने सर पर हाथ में गिराते हुए बताया। हरगिज़ नहीं, झूठ बोल रहा है, इसे भला कहाँ जाने, वो तो कभी कॉलेज से बाहर नहीं गया। मैंने फौरन इसकी बात उठाई। इसकी सिर्फ एक ही सहेली शांजे, आप इससे जाकर पता करें, शायद इसे कुछ इल्म हो। भाभी की बात पर भाई फौरन खड़ा हुए। बाबा, फातिमा ठीक कह रही है, हमें शांजा से मालूम करना चाहिए। कुछ देर बाद बाबा और अब्दुल्ला शांजा के घर में जुटे। खैरियत चुके चौधरी साहब, आप इस वक्त रात को शांजा का भाव दे इस वक्त देखकर ठटकार। इल्मुद्दीन तुम्हारी बेटी कहाँ है। घर पर ही है जी, मगर बात क्या है, सब हैरियत तो है। हाँ हैरियत है, इसे बुलाओ, हमने इससे बात करनी है। इन्हें बैठे हुए बैठाकर थोड़ी देर बाद जब वो लौटे तो शांजा इनके हमरा दी। देखो बेटा, हम तुमसे जो कुछ पूछे वो सच सच बताना। कहाँ छुट्टी से कुछ देर पहले अदन तुम्हारे साथ कॉलेज से बाहर की थी। जी अंकल, वो मेरे साथ ही की थी। दरअसल मुझे कुछ चीज़ें खरीदनी थी बाजार से, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेके गई। मगर शॉपिंग के बाद जब मैं बाहर आई तो एक बैग दुकान में ही भूल आई। मैंने इसे लेकर जब आई तो अदन वहाँ पर नहीं थी। मैंने इसे काफ़ी ढूंढा मगर वो नहीं मिली। मैं समझी शायद वापस चली गई है, लेकिन वो कॉलेज में भी नहीं थी। इसने सारी सच्चाई मन वायन बयान कर दी। अब तक घर नहीं पहुंची क्या। आई एम सॉरी आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अभी अभी इसका मैसेज आया है कि वो वहाँ से हालांकि घर चली गई थी। वो दोपहर से आई नहीं, इसलिए हम परेशान हो गए थे। अब्दुल्ला ने फौरन कहानी बनाई। नवाब आलम ने आंखें मीच ली। चलो अब्दुल्ला, वो उठ खड़े हुए। इसने भी फौरन इनकी पैरवी की। भाई अभी वो दरवाजे में ही थे कि शांजा ने पीछे से आवाज जी। मुझे नहीं पता अदद ने आप लोगों को बताया या नहीं, मगर मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्या
पिछले 2 माह से एक गाड़ी हमारी वैन के पीछे कर रही थी। पहले तो हम इतना नोट नहीं किया, मगर जब वो मुसलसल पीछे करती रही तो हमें परेशानी हुई। सुबह टाइम वो छुट्टी के वक्त वो बराबर हमारा पीछे करता था, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से अदन कॉलेज नहीं आई तो वो गाड़ी भी हमारे पीछे नहीं आई। आपका कहना क्या चाहती हैं? अब्दुल्ला के माथे के रग उड़ गए। प्लीज आप अमल से मेरी बात सुने, इसमें आप ही का फायदा। आज जब मैं और अदन बाजार जा रही थी तब भी वो गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी, मगर मार्केट में दाखिल होने के बाद वो कहीं नजर नहीं आई। नंबर देखा था आपने? क्या नंबर था इसका? इसने बेचैनी से पूछा। नहीं, नंबर का तो नहीं पता। हाँ, मगर वो ग्रे कलर की करोला है, बस इतना पता है कि वो इस शख्स के चेहरे पे भी मार्क्स होता था। हमने कभी इसका चेहरा शक्ल नहीं देखी। शादी की बातें सुनकर इससे अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। वो आहिस्ता सबरीनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अम्मा इनके इंतजार में दरवाजे में ही खड़ी थी, मगर नवाब आलम के जुगे हुए कंधे देखकर इनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अम्मा, कभी आपको अदन ने किसी गाड़ी के मुतालिक बताया जो इनकी वैन के पीछे करती है? इसकी बात और अम्मा के दिल हैदर है। कौन सी गाड़ी? कौन पीछे कर रहा था? अब्दुल्ला ने सारी बात माँ को गोशी गुजार दी। अम्मा ने सुनते ही कलेजा थाम लिया। हमारी तो किसी की कोई दुश्मनी भी नहीं, कौन कर सकते हैं? हाय, किसकी नजर लगी मेरे हंसते बसते घर को? रात आहिस्ता सा बीत रही थी। आज रात की स्याही इनके चेहरों पर क्या मिलने वाली थी, ये बस सब इससे खबर थे। इसे यहाँ मशहूर हुए कितने दिन हो गए, वो हिसाब रखना भी नहीं चाहती तो नहीं रख सकती थी। अवार होने से लेकर अब तक इसको बेहोशी के इंजेक्शन दिए जा रहे थे। वो जब भी होश में आती चीखने चिल्लाने चीजें एक और इंजेक्शन इसके बाजू में लगा दिया जाता। अब की बार जब वो होश में आई तो साग निगाहों से छत पर गिर रही थी। इस बात से बेखबर को कोई इसके अनमोल वजूद को कौड़ियों की वाव बेच चुका है। अम्मी, इसके लबों से सिसकी बरामद हुई। एक आंसू आंख से निकलकर तकिए में जल्द बश को सहारा लेकर उठी, कमरे के वाहिद खिड़की के पास आई जिसकी अंदरूनी साइड पर मजबूत ग्रिल लगी हुई थी। जहांगीर, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मेरी बददुआ है तुम सारी जिंदगी सुकून के लिए तरसो, तुम्हें एक पल भी चैन नसीब ना हो। इबरतनाक अंजाम हो तुम्हारा। आखिर किस चीज का बदला ली गया तुमने मुझसे? अब तक तो सारे गांव का खबर हो चुकी कि बाबा तो जीते जी मर जाएंगे। आखिर इस उम्र में कौन सा दुख मिल गया इन्हें मेरी वजह से? वो ग्रिल के साथ सर टिकाए रोने लगी। इतने ही देर में दरवाजा खुला और एक लड़की खाने में की ट्रे उठाए अंदर चली आई। वो इतने दिनों भूखी थी, अब खाना देखकर इसमें इंकार करने की हिम्मत ना थी। वो लड़की खाना रखकर वापस चली गई। दूसरी बार दरवाजा खुला, वो लड़की खाने वाले बर्तन वापस ले जा रही थी। दरवाजा खुलने पर इसको बाहर से ढोलक और मौसीकी और घुंघरूओं की मिली जुली आवाजें आई। खतरनाक खतरे की घंटी इसके चारों तरफ हमारे खौफ की। वो फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हो। सुनो, ये कौन सी जगह है? प्लीज मुझे बताओ, मैं कहाँ हूँ इस वक्त? में तो पता है ना। वो भागकर उस लड़की के सामने। इससे क्या पूछती हो? मुझसे पूछो, मैं बताती हूँ कहाँ हो तुम। और तुम क्यों यहाँ खड़ी मुँह उठाई खड़ी हो, देख रही हो? चलो जाओ यहाँ से। निहायत ही नामुनासिब लिबास में एक औरत कमरे में दाखिल हुई। लड़की खाने के बर्तन लेकर फौरन वापस चली गई। जहाँ तुम हो इस वक्त मौजूद हो, इस शहर का रेड लाइट एरिया है। इसने अदन के सर पर बम फोड़ा। कुछ पल के लिए कायनात के हर शे थम गई। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बकवास कर रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। सातवां आसमान एक ही मरतबा इसके सर पर टूट पड़े। ऐसा हो चुका है डार्लिंग, अब तुम अपनी तैयारी पकड़ो, बहुत जल्द मैं तुम्हारा बंदोबस्त कर लूंगी। दरवाजा फिर से मुंतकिल हो गया। सीढ़ियां चढ़ती इस औरत को अदन की कराहत। वो इस वक्त अपने 3 दोस्तों की हमरा गाड़ी के बॉन्ड पर बैठा कोक के गोंड पी रहा था और साथ ही वीक एंड के लिए कोई फ्रेंड सेट कर कार मसले। हेलो जी, फरमाएं, क्या तकलीफ है आपको? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं हो रहा है, मुझे फोन मत करें। दूसरी जानिब की बात पूरी होने से पहले ही इसने लाइन कर दिया। जी मुसीबत है, हाथ धोकर पीछे पड़ गई है। बाकी 3 इसे हैरत से देख रहे थे। इसकी क्या फोन था? अहमद ने मुस्कुराते हुए पूछा। इसके अलावा भी कोई मुसीबत हो सकती है क्या? तो एक बार चला क्यों नहीं जाता? चल ऐसा करते हैं, कल रात ही चलते हैं। वैसे भी सुना है कुछ नया है वहां पर। क्या? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। मुझे तो सिर्फ इतना ही पता है कि इसने तुम लोग ही जाओ, मेरे पास टाइम नहीं। क्यों, तूने कौन सा मौका माना है जो टाइम नहीं? बस कल हम चारों जाएंगे, डन हो गया। नो यार प्लीज, मेरा बिल्कुल मूड नहीं। पहले तेरे पास टाइम नहीं था, अब मूड नहीं। मसला क्या है? कल को तो हमें कहेगा प्लीज मेरे पास टाइम नहीं हो, ना ही मेरा मूड है तुम लोगों से मिलने का। शिट, अब मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो फिर चल ना यार, क्या बिगड़ जाएगा तेरा? अरसल ने भी कहा। ओके, सिर्फ तुम लोगों की कहने पर जाना, बट मैं ज्यादा देर हरगिज नहीं बैठूंगा। और इससे भी अच्छी तरह से समझाना, आइंदा मुझे हरगिज फोन न करे। ये हुई न बात। अहमद सबसे ज्यादा खुश था। इसे खास तौर पर इसको साथ लाने का हुक्म मिला था।
عبداللہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے ذاتی طور پر اپنے دوست ایس پی دنیال سے بات کی۔ اس لڑکی کے بیان سے ایک بات واضح، وہ گاڑی عدن ہی کا پیچھے کرتی تھی۔ اگر وہ اس روز مارکیٹ سے ہی کڈنیپ ہوئی ہے تو ارد گرد کے لوگوں کو ضرور معلوم ہوگا، اگر پھر بھی کسی کو نہیں پتا تو وین کا ڈرائیور تو ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 ماہ سے صبح و شام پیچھے کرتی گاڑی کو اس نے نوٹ نہ کیا ہو، کسی نے تو نمبر دیکھا ہوگا نہ گاڑی کا۔ اب تم یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، انشاءاللہ جلد از جلد مجرم تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے عبداللہ کو تسلی دی، خفیہ طور پر عدن کو تلاش کرنے کی مہم شروع کر چکا تھا۔ اس گھر میں موت کا سٹ ڈال کوئی بھی پتہ نہیں کرتا، کوئی پتہ بھی گرتا تو اس کی آواز آتی۔ چودھری کی بیٹی 1 ہفتے سے گھر سے غائب ہے، جو بھی سنتا انگلیاں دانتوں میں دبا دیتا۔ بابا کو تو چپ لگ گئی تھی، اماں آنکھوں میں خشکی نہ ہوتی تھی۔ حیدر اور عبداللہ نے ہر وجہ کا چھان ماری جہاں عدن کے ہونے کا ذرا برابر بھی امکان ہو۔ گاؤں میں یہ بات آخر پھیلی کیسے؟ میں تو علم دین کے گھر والوں کو بھی مطمئن کرایا تھا، عدن حالانکہ گھر ہے، پھر کیسے پھیل سکتی یہ بات؟ آخر کس نے یہ حرکت کی؟ ہم نے تو کسی کو بنگ بھی نہیں پڑنے دی، پھر ہم کیسے علم ہوا کہ عدن گھر میں نہیں ہے؟ کون ہے ہمارا دشمن جو اندر ہی اندر جنیں کھوکھلی کر رہا ہے؟ عبداللہ سخت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ بابا سارا دن کمرے میں لیٹے چھت کی طرف دیکھتے رہتے، اماں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ وہ عورتیں جو سلام کے بغیر دروازے سے نہیں گزرتی تھی، وہ بھی اماں کو زفری نظروں سے دیکھتی سرگوشی کرتی گزر جاتی۔ اب بھی وہ صبح صبح باڑے میں موجود مرغیوں کو دانہ ڈال رہی تھی، جب ساتھ والے باڑے میں کام کرتی کچھ عورتیں آوازیں ان کے کانوں پر تو تباہ 1 ہفتے سے بیٹی غائب ہے، اللہ جانے کس کے ساتھ بھاگی، ذرا بھی خیال نہیں آئی، بوڑھے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں تو شروع سے ہی لڑکیوں کو پڑھانے کے خلاف ہوں، میں نے تو دبے لفظوں میں کہا بھی تھا چودھریانی سے، پر آگے سے کہتی تھی مجھے اپنی بیٹی پر اعتبار ہے۔ بندہ پوچھے کہاں گیا اب وہ اعتبار؟ لو بھلا لڑکیوں کو کون پڑھاتے ہیں؟ مگر چودھریانی کا دماغ تو ویسے ہی 7واں آسمان پر تھا، کہتی تھی 16 جماعتیں کروانی ہیں بیٹی کو، اب کروا لی 16 بجائے 20 جماعتیں۔ اے بہن شکل سے تو بڑی شریف لگتی ہے، کیا پتہ اندر سے ایسی نکلے گی تو بتبا لیسی بھی ہے، اولاد دشمن کو بھی نہ دے۔ ماما کے ہاتھ سے دانوں کا والا برتن چھوٹ کے کیسی ہو چودھریان؟ کچھ پتہ چلا بیٹی کا کہاں چلی گئی آخر؟ ایک اور ان کی جانب نظر اٹھی تو مسکراتے ہوئے لہجے میں بولی، اماں خاموشی سے آشفوتی اندر چلی آئی۔ یا اللہ کس ازدواج میں ڈال دیا، ایسا کون سا سخت گناہ ہو گیا ہمارے سے؟ پتہ نہیں کہاں ہوگی میری بچی، کس حال میں ہوگی، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے ایک بار پھر رو پڑی۔ دائم ابھی جو نیو کانٹریکٹ آیا ہے اس پر تم نے سائن کیوں نہیں کیے؟ ڈیڈی مجھے تو ابھی بزنس کی پوری مسٹری بھی سمجھ نہیں آئی، تو ابھی اسے سائن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، آپ پلیز اسے کچھ دیر کے لیے ڈیل کروانے میں کروں گا، اسے سائن ضرور کروں گا بٹ ابھی نہیں۔ اوکے بیل، میں جسٹ 2 ماہ کی مہلت لے سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ کسی کلائنٹ کا انتظار نہیں کرتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ صرف تمہیں ملے۔ بہت پروفٹ ہے اس میں، ضروری میں ہی لوں گا بٹ آفٹر 2 منتھس۔ اوکے میں تمہارے میں پرمنٹ فری ہے نا؟ آج کل کسی کو دیا تو نہیں فری ہے خیریت؟ ہاں اس میں کچھ چینجنگ کروانی ہے، ایک الیکشن کی وجہ سے اب آئے دن گیسٹ آتے رہیں گے، میں چاہتا ہوں کچھ گھر سے باہر رہو، سب کچھ گھر سے باہر رہو۔ اوکے ایز یو لک۔ میں سوچ رہی تھی اب تمہاری شادی کر دوں، اب تم نے آفس بھی جوائن کر لی ہے۔ سمیہ کب سے مجھے کہہ رہی ہے، میں ہی ہر بار اسے بیچ میں لٹکا دیتی ہوں۔ باپ بیٹی کی گفتگو ختم ہونے کے بعد امین دائم سے بہت نو 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 نیور مما، میں نے آفس جوائن کیا ہے، اسٹیبلش نہیں ہو گیا ابھی، فی الحال شادی کی جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا، مجھے اپنی آزادی بہت عزیز ہے۔ آپ کی بانجی کو اتنی ہی جلدی ہے تو سارم ہے نا، اس سے کروا دیں۔ اس کی بات پر سارم کو زوردار اچھوت لگی، اس سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں ساری عمر کنوارا لے لوں۔ سارم کی بات پر اس نے بے اختیار ٹہک لگایا، کیوں ایسی کون سی برائی دیکھ لی ہے تم لوگوں نے اس میں؟ ممی آپ کی بانجی میں بھلا کوئی برائی ہو سکتی ہے کیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں دنیا کی ساری نیک لڑکیاں ایک طرف اور آپ کی بانجی ایک طرف، اس لیے تو کہہ رہا ہوں سارم سے کروا دیں، یہ تو ویسے بھی آپ کا صابر شاکر بچہ ہے، فضول باتیں مت کرو، میں نے اسے ہمیشہ تمہارے لیے سوچا تو اب سارم کے لیے سوچ لینا۔ ایک منٹ کہیں سارم اس آپ کا ستیلا بیٹا تو نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کبھی اچھا نہیں سوچ سکتی؟ سارم بیٹا ڈیڈی سے پوچھ کہاں ہے تیری ممی؟ اس نے ڈیڈی کو آنکھ مارتی ہوئے سارم سے کہا۔ ڈیڈی اور سارم دونوں اس کی شرارت سمجھ کر ہنس پڑے۔ چل کیا آ رہا ہے تمہارے دماغ میں آخر؟ ایک بات کان کھول کے سن لو، اس گھر میں اگر کوئی لڑکی تمہاری بیوی بن کر آئے گی تو وہ صرف اور صرف نیہا ہے۔ سارا نے سخت نظروں سے اسے دیکھ کر اوکے ممی اوکے، لیکن 5 سال سے پہلے تو ہرگز نہیں، اگر زیادہ جلدی ہے تو سارم ہے نا؟ اوپر سے سارم کو چھیڑتا ہوا سارا کا دل کھول گیا۔ اوکے ڈیڈی میں چلتا ہوں، اب ٹائم ہو رہا ہے۔ اوکے طلال ابھی اس کی طرف مطمئن ہو گئے تھے، وہ پوری دلجوئی سے تو نہیں مگر پھر بھی تھوڑے بہت بزنس میں دلچسپی رہ رہا تھا۔ بزنس تو فیلڈ ہی ایسی ہے جو ایک بار اس میں قدم رکھ دے تو ساری زندگی اس کے چاروں سے باہر نہیں آتا، طلال یہ بات اچھے سے جانتے تھے۔
अब तक तुम्हारे रोना बंद नहीं हुआ, भूल जाओ सब कुछ, अब यही तुम्हारी किस्मत है। रात को वो औरत फिर इसके पास आई। नहीं, हरगिज़ भी नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे घटिया इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं खुदकुशी कर लूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी। तुम्हारी जैसी गिरी हुई नहीं हूँ जिसकी पैसे देखकर ही डाल टपक पड़े। वो बदजाती में अंदाज में चलाई, मगर इस औरत का जराटेदार थप्पड़ मुंह पर पड़ते हुए औंधे मुंह बेड पर गिरी। इसने झटके से इसे बालों में पकड़ उठाया। अम्मी, इसकी लबों से हल्की चीखी। अभी तो अम्मी याद आई है ना, एक रख कर और दूंगी तो नानी भी याद आएगी। जो मैंने कह रही हूँ चुपचाप मान जाओ, वरना घी मुझे टेढ़ी उंगली से भी निकालना आता है। इसकी खतरनाक नजरें खुद पर जमी देखकर अदन के जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। देखो मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें पैसे चाहिए ना, जितने कहोगी मैं बाबा से डबल पैसे तुम्हें दे दूंगी। मेरे हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, तुम जैसी भी हो अब बिल्कुल वैसी ही हो जाओगी जैसा मैं चाहती हूँ। आर्य से अच्छा सा तैयार करना, वैसे तो इसे ज़रूरत नहीं है, मगर फिर भी कल रात बहुत बड़े महफिल है, इसके मुताबिक कर देना। अभी से इसके फेस की क्लीजिंग भी शुरू कर दो। खबरदार मेरे पास ही मत आना, वरना हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। जैसे ही वो लड़की इसकी जाना बड़ी, अदन ने इसे देखा दिया और सीधा ड्रेसिंग टेबल के कॉर्नर से टकराई। पास खड़ी औरत ने थप्पड़ों से इसका चेहरा लाल कर दिया। समझती क्या है खुद को, बड़ी आई नेक परवीन। दोबारा ऐसी हरकत की तो जान निकाल दूंगी। चलो आलिया, ऐसे ऐसे ही छोड़ दो इसकी अकड़ तो कल रात को निकालूंगी मैं। उससे बेड पर टचक कर बाहर निकलेगी। माँ जमीन की हील की टिक टिक इसके दिमाग पर दौड़े की तरह बढ़ रही थी। सारी रात इसने फर्श पे बैठकर रब के आगे गड़गड़ाती हुई गुजारी। या अल्लाह, ऐसे कौन सा गुनाह हो गया मेरे से जिसकी इतनी कड़ी सजा मिल रही है। ये किस इम्तिहान में ले लिया मुझे। अल्लाह प्लीज मेरे दामन को दादार होने से बचा ले, मेरी मदद कर। सिर्फ आज की रात मेरे पास है। क्या हो गया मेरे माँ बाप का, तो वो कभी दुनिया वालों के आगे सर नहीं उठा सकेंगे। मेरे नाम इमाल में कोई एक नेकी भी मौजूद है तो इसके बदले मुझे यहाँ से निकाल दे। इस आजमाइश को ख़त्म कर दे। मेरी इज्जत की हिफाजत करना मेरे अल्लाह। वो हाथ ऊपर जाने उठाए, बंद आंखों से दुआएं मांग रही थी। आंसू इसके हाथों के प्याले में जज्ब हो रहे थे। सुबह होने तक वो फर्श पर अकड़ी बैठी रही। माँ जमीन ने कमरे से वो हर चीज़ उठवा ली थी जैसे वो खुद को किसी भी की तरह से नुकसान पहुंचा सकती। हर आधे घंटे बाद कोई न कोई आकर इसकी हैरियत यकीन दहानी कर रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। वो मुश्किल उठकर बंद खिड़की के पास आई। कहीं कोई दरवाजा नजर नहीं आई। वो जो अम्मा की 10 आवाज़ों पर भी नहीं उड़ती थी, अब नींद इससे कोसों दूर थी। इसने फिर से आंखें बंद करके दीवार के साथ टेक लगा ली। तमाम मालदार लोग आज रात की महफिल में शिरकत के लिए जमा हो रहे थे। माजिबीन ने हर किसी को दावत दी। क्या है यहाँ पर, बिला वजह मुँह उठाकर आगे हो तुम लोग। मैं जा रहा हूँ, मुझसे नहीं बैठा जा रहा। वो बाजार से आने वालों को देख रहा था। अजीब सी किस्म की बेचैनी हो रही थी। क्यों तूने जाकर किसी जगह का इफ्तिदा करना है? थोड़ी देर बैठ जा, चलते हैं। फिर अहमद ने इसे बाजू से पकड़कर वापस उठाया। लोगों की मतभेड़ देखते ही माजिबीन उठकर बाहर चलेगी। इसका रुख तिहारे में बने कमरों की जानब था। एक झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला। एदन का दिल उछलकर हल्के में आ गया। चलो, कहाँ कहाँ लेके जा रही हो मुझे? तुम्हारे वलीमे पर लेके जा रही हूँ। बिनो रानी चलोगी ना? मैं जमीन ने साथी से इसको बाजू से पकड़ कर उठाए। खुदा के लिए मुझ पे रहम करो, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। मुझे प्लीज़, मुझे छोड़ दो, मुंह बंद करो। और हुमसी से चले। ज़्यादा चूच चराकी तो टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। इसने ज़ोर से इसके बालों को पकड़ झटकर, नहीं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ो मुझे। वो इसी तरह से घसीटते हुए कमरे से ले गई।